वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछी गई है। और इसका जो एग्जाम डेट है वो है 12 जनवरी 2022। इसी टाइप के कंटेंट की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखी है, जिसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हो तो आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके ऐसे ही कंटेंट्स देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 और यहाँ पर हमसे कहा गया है A, B, C and D are indicators which give the following changes in acids and bases। So 4 indicators हैं यहाँ पर A, B, C और D, जो कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है, A, B, C और D क्या है इनको आइडेंटिफाई करना है। सो जो A है ये बता रहा है कलर चेंज इन एसिड इट इज नो चेंज, कलर चेंज इन बेस इट इज रेडिश ब्राउन। सो ये है एक्चुअली टर्मरिक, ये है टर्मरिक। इस तरह का कलर चेंज हमको टर्मरिक ही देता है। जो बी है वो कह रहा है कलर चेंज इन एसिड इज कलरलेस, कलर चेंज इन बेस इज पिंक। सो ये फेनोल्फ्थलीन है, फेनोल्फ्थलीन है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है, पर जब ये बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक कलर देता है। ठीक है। सी जो कह रहा है वो कह रहा है कि कलर चेंज इन एसिड इज रेड एंड कलर चेंज इन बेस इज ब्लू। सो ये है हमारा रेड लिटमस, रेड लिटमस। सो अगर हम रेड लिटमस पेपर लेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड ही रहेगा, पर जब वो बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो इट विल टर्न ब्लू। जो डी है वो कह रहा है कलर चेंज इन एसिड इज डार्क पिंक, कलर चेंज इन बेस इज ग्रीन। सो ऐसा चाइना रोज के पेटल के सॉल्यूशन के साथ होता है। सो चाइना रोज ये एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर देती है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर देती है। सो उस हिसाब से हमारा जो सही आंसर यहाँ पर बनता है हमारा ऑप्शन ए है टर्मरिक। सो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में टर्मरिक दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो बी है वो है फेनोल्फ्थलीन। सो फेनोल्फ्थलीन ऑप्शन 2 में नहीं है। सो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ए है टर्मरिक, बी है फेनोल्फ्थलीन, सी है रेड लिटमस और डी है चाइना रोज। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे कहा गया है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड रिगार्डिंग 4 मेटल्स P, Q, R एंड S। सो P, Q, R एंड S कुछ मेटल्स है और उनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन की गई है। सो पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो कह रहा है Q डिस्प्लेसेस P एंड S फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन। सो जो Q मेटल है वो P एंड S को डिस्प्लेस कर पा रहा है उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। सो इससे हमें क्या पता चल रही है कि जो Q मेटल की रिएक्टिविटी है वो P एंड S दोनों ही मेटल से ज्यादा है। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो कह रहा है P डिस्प्लेसेस S एंड R फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन। सो जो P की रिएक्टिविटी है वो S और R मेटल से ज्यादा है, इसीलिए वो उसे डिस्प्लेस कर पा रहा है। और जो थर्ड ऑप्शन जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर क्या कहा गया है कि S डिस्प्लेसेस ओनली R फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सो S इसकी जो रिएक्टिविटी है वो R से ज्यादा है, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर पा रहा है R को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। सो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बनेगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है Q, क्योंकि वो P एंड S को डिस्प्लेस कर पा रहा है। सो Q के बाद आएगा P। ठीक है। अब P जो है उसकी रिएक्टिविटी किन से ज्यादा है, वो है S और R से। तो हम पहले S बिठा देते हैं और हमको थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन में क्या कहा गया है कि S R को डिस्प्लेस कर पा रहा है। सो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो है Q जो है वो हाईली रिएक्टिव है और जो R है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है। सो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, विच इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है यहाँ पर, वो है P। सो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बनता है ऑप्शन नंबर 1 P। सो हम एक बार यहाँ पर अपने एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं P इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे कहा गया है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कट फ्रॉम सेम स्फेरिकल ग्लास बॉल बट the aperture of concave mirror is more than the aperture of convex mirror. So दो तरह के मिरर है
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनको सेम स्फेरिकल ग्लास से कट करके ही बनाया गया है, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट दिया गया है जिससे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो कॉनकेव मिरर की जो अपर्चर है वो कॉन्वेक्स मिरर की अपर्चर से ज्यादा है। What can be said about their focal lengths? So जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्फेरिकल बॉल वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, राइट? सो क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को सेम स्फेरिकल ग्लास बॉल से कट करके ही बनाया गया है, सो ऑब्वियसली उनकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेम होगी। और हमें क्या पता है, जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, वो हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं C बता रही हूँ। सो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों ही मिरर को सेम स्फेरिकल ग्लास कट करके बनाया गया है, सो दे विल बी हैविंग सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दे विल बी हैविंग सेम फोकल लेंथ ऑल्सो, राइट? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ हैव सेम फोकल लेंथ। सो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक्चुअली क्या है, इस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर है, और जो फोकल लेंथ है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ है। सो ऐसे आपको समझना है इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स। सो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है वो हमको ढूंढना है जो कि साउंड वेव्स के बारे में बताई गई है। जो फर्स्ट कह रहा है, साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन गैसेस, ये ट्रू नहीं है। इट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ह्यूमन बींग्स कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज, ये सही है क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, राइट? फिर हमारा थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, साउंड वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, ये गलत है क्योंकि जो इको लोकेशन होता है वो कैसे होता है, साउंड वेव्स जब जाकर किसी जगह से टकराकर वापस आती है तो उससे पता चलता है कि कितनी दूर है कोई चीज, ठीक है? नेक्स्ट है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ये गलत है। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड के ऊपर, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। सो उस हिसाब से हमारा जो सही, जो ट्रू स्टेटमेंट है अबाउट साउंड वेव वो है ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर हम अपने एक्सप्लेनेशन में भी आ जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज हमारा ह्यूमंस में ऑडिबल रेंज है ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ टुडेज सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मून। मून के बारे में जो भी स्टेटमेंट्स 4 दी गई हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू हमको ढूंढकर निकालना है। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, रेनबो कैन नॉट बी सीन ऑन मून, ये तो सही है क्योंकि मून में कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस ऑन द मून एज कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ, सो ये भी सही है क्योंकि अर्थ में जितनी भी वेट होती है हमारी, मून में वो 1/6 हो जाती है, ठीक है? सो अगर अर्थ पे किसी का वेट है 60 kg, सो वो मून पे वे करेगा कितना, 10 kg। सो दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, 1/6 हो जाता है वो। अब यहाँ पर क्या कहा गया, जो थर्ड स्टेटमेंट है, ऑन फुल मून डे मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये एक्चुअली किसके बारे में कहा गया है, ये कहा गया है कि जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है तो तब फुल मून डे नहीं, तब क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। तब क्या होता है, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण होता है। फोर्थ पॉइंट जो कहा गया है वो क्या है, द पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द मून आर ऑलमोस्ट सेम, ये सही बात है क्योंकि मून को अर्थ के चक्कर लगाने में जितने दिन लगते हैं ठीक उतना ही टाइम उसको खुद एक अपना रोटेशन करने में लगता है, जिस वजह से हम सिर्फ मून का एक ही साइड देख पाते हैं, ठीक है? सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द मून।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर हमसे असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो हमको क्या करना है कि इनमें से असर्शन और रीजन में से कौन सा सही है वो पता लगाना है। क्या दोनों ही सही है, क्या दोनों ही फॉल्स है, या इनमें से कोई एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। सो असर्शन यहाँ पर हमसे कहा गया है वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। सो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फायर लगी है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट तो वहां पर हम पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है हमको। रीजन जो कह रहा है वाटर लोअर्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल। सो ये जो रीजन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है, ये एकदम लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पर कोई चीज जलने स्टार्ट करती है। सो पानी क्या करता है, वो इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। सो उस हिसाब से हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है, बट जो रीजन है वो ट्रू है। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो हमको दो स्टेटमेंट दी गई है S1 और S2, इनमें से कौन सा सही है। A soil with high percolation rate has low water holding capacity। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो सैंडी सॉइल होती है उसकी जो परकोलेशन रेट है वो हाई होती है, और जो सैंडी सॉइल है वो पानी को पकड़कर रखने में सक्षम नहीं है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसकी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है अ सॉइल विथ हाई परकोलेशन रेट हैज लो एरेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि सैंडी सॉइल में परकोलेशन रेट हाई होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि सैंड पार्टिकल्स के बीच में गैप्स रहती है। सो उस गैप को कौन ऑक्यूपाई करता है, वाटर एंड एयर। सो लो एरेशन तो होने से रहा। सो उस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कह रहा है S1 इज ट्रू, जैसे कि हमने अभी देखा S2 इज फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑकर इन पेयर्स इन ह्यूमन बींग्स। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक करेक्शन किया है, क्योंकि पहले इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस दी गई थी ना वहां पर कोई भी ऐसा पेयर नहीं था जहां पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर में होते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 में एड्रिनल है, ये पेयर में होता है, पर थायराइड ग्लैंड पेयर में नहीं होता। सो इसीलिए थायराइड को कट करके मैंने ओवरीज दिया है। सो ऐसी ग्लैंड्स जो पेयर में पाई जाती हो ह्यूमन बींग्स में वो है एड्रिनल ग्लैंड एज वेल एज ओवरीज। सो जो फीमेल है उनमें 2 ओवरीज होती है, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना ये हमारी किडनी राजमा के दाने जैसी दिखती है। सो इसके ऊपर ऐसी टोपी जैसी होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। सो हमारी 2 किडनीज है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितने होंगे, 2, राइट। सो इसीलिए ओवरीज फीमेल्स में 2 होती है, एड्रिनल ग्लैंड बोथ सेक्सेस में क्या होती है, 2 होती है। सो हमें यहाँ पर कहा गया था कि हमें एक ऐसा ग्लैंड ढूंढकर निकालना है जो कि पेयर में पाए जाते हो ह्यूमन बींग्स में। सो उस हिसाब से एड्रिनल ग्लैंड एंड ओवरीज, दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे कहा गया है पीपल यूजुअली पुट अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड बिफोर पुटिंग अ हैवी लोड। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज। सो आपने देखा ही होगा कि जब हम कभी कहीं दूर पे जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन में जाते हैं, तो आपने देखा ही होगा ना जो कूली होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने सर के ऊपर एक ऐसा कपड़े का स्ट्रक्चर डालते हैं। ऐसा वो क्यों डालते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो हैवी लोड को डालते हैं। तो ऐसा करने का मतलब क्या है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रेशर है इट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। सो जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सो अगर हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करते हैं सो जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। सो ये जो पीस ऑफ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ
सर के ऊपर कूली रखते हैं ना, इससे क्या होता है, जो लगेज होता है और ये जो कपड़े का जो पीस होता है, इसमें क्या हो रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है। सो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर इंक्रीज कर रही है तो जो हैवी लोड है, वो जो प्रेशर डाल रही थी कूली के सर पे, वो डिक्रीज कर जाती है। सो उस हिसाब से हमारा जो सही आंसर है कि प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, 1 जो है वो हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है X is charged by Y. It is found that X obtains charge opposite to that of Y. The charging process could have been. So X को Y के थ्रू चार्ज किया गया है और X में जो चार्ज आया है वो Y में जो चार्ज है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सो ये जो चार्जिंग प्रोसेस है ये क्या हो सकता है? सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, फ्रिक्शन और इंडक्शन। इसको हम अपने एक्सप्लेनेशन के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब क्या, कोई दो चीज को रब करके चार्ज का जनरेट करना। ठीक है, सो इसका जो एग्जाम्पल है वो है रबिंग सिल्क ऑन ग्लास रॉड। सो अगर कांच की कोई रॉड पे हम सिल्क का कपड़ा रब करते हैं तो क्या होता है कि जो सिल्क का क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है और जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। सो देखिए दोनों में ऑपोजिट चार्जेस आ गई। ठीक है, सो ये तो जस्टिफाई कर रहा है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक तरीका हो सकता है, एक प्रोसेस हो सकता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नियर लेके आते हैं। ठीक है, कांटेक्ट नहीं होता है, नो टच, दोनों में टच नहीं होता है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड दिखाया है और यहाँ पर एक मेटल रॉड है जो कि अनचार्ज था। सो जब मेटल रॉड को इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड के करीब लाया गया तो आप देख पा रहे हैं कि मेटल रॉड का जो हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड के करीब है वहां पर नेगेटिव चार्ज उसने डेवलप किया है। सो मेटल रॉड का वो एंड, ए एंड और बी एंड मैं दिखा रही हूं। सो मेटल रॉड का ए एंड इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के करीब है, जिस वजह से उसने एक नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, और जो एंड इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड से दूर है उसमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर भी जो हमको वहां पर बताया गया है स्टेटमेंट में कि ये जस्टिफाइड है कि एक जो x है और जो y है, सो जो x है उसने नेगेटिवली चार्ज डेवलप की है, मतलब ऑपोजिट चार्ज डेवलप की है, नेगेटिवली चार्ज डेवलप नहीं की है, उसने ऑपोजिट चार्ज डेवलप की है जो कि y पे थी। सो उस हिसाब से जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठता है वो है ऑप्शन नंबर 2, फ्रिक्शन और इंडक्शन। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है दूसरी बॉडी में। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोलॉजी है इजी। I will be meeting with you all with such content. Till then, take care and keep learning using Biology Hai Easy. Bye bye everyone.